Hello students, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we are going to discuss about the concept of Ohm's law. Okay, Ohm's law के बारे में हम लोग इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं. क्लास 10 में भी आप लोग को ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में. तो ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है? ओम्स ओम्स एक साइंटिस्ट थे जो कि बताए थे कि अगर हम लोग कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का अगर फिजिकल कंडीशंस को हम लोग कांस्टेंट कर दें, मतलब उसको चेंज नहीं करें, जैसे मटेरियल है, लेंथ है, एरिया एंड टेम्परेचर. तो कोई कंडक्टर का हम लोग मटेरियल चेंज नहीं करें, लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं लाए, एरिया में अगर कोई वेरिएशन नहीं लाए, और टेम्परेचर में भी, तो उस केस में क्या होगा कि जो वोल्टेज होता है अक्रॉस द कंडक्टर, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के. मतलब अगर कोई आपका कंडक्टर दिया हुआ है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर एट ए मोमेंट, कोई पर्टिकुलर मोमेंट में इसका जो लेंथ एल है, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं लाए हम लोग, लेंथ एल का एल रहने दे, एरिया इसका जो भी दिया हुआ है, तो एरिया ए अगर दिया हुआ है तो ए ही रहने दे, टेम्परेचर कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर है, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम मटेरियल भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो इसमें वोल्टेज जो है अक्रॉस द कंडक्टर, वोल्टेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के हमेशा, ठीक है. ओम्स यही बताए थे कि अगर हम लोग फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रख दे तो उस केस में वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के. इसका मतलब समझ में आ रहा है? वोल्टेज यहाँ पे नीचे, वोल्टेज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज का अगर वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज का अगर हम लोग वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट का भी वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है. मतलब कोई एक पार्टिकुलर चीज बढ़ाएंगे तो दूसरा का भी वैल्यू बढ़ेगा. अगर वोल्टेज अगर 15 वोल्ट है, अगर हम लोग 20 वोल्ट कर दिए, 15 से 20, तो करंट का भी वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है. अगर इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम लोग को हटाना है तो उसके जगह हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है. तो इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम लोग क्या किए, एक्सप्रेशन को v इज इक्वल टू आई आर कर दिए, जहाँ पे r आपका क्या है? कांस्टेंट है. v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i था, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग क्या किए, एक कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिए जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है. ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ओके. और ये आपका अलग अलग मटेरियल के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है. v स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. v जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, बोली दोनों सेम चीज है. तो v, वोल्टेज का काम क्या होता है? करंट को फ्लो कराना, ठीक है. एक पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा करता है वोल्टेज, ठीक है, जिसके कारण करंट फ्लो करता है. फिर रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को रोक के रखता है, ठीक है, रोकने का काम करता है, या फिर रजिस्ट करता है, फ्लो इजीली नहीं होने देता है. वो गया, अगर कोई मटेरियल उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो बहुत ना के बराबर होगा, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से होगा. फिर इंसुलेटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें तो फ्लो ही नहीं होता है, ठीक है. फिर आई जो है, आई हो गया आपका करंट. करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है. वही वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है. रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम, इसको हम लोग ओमेगा भी सिंबल से शो करते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये फिगर इंटरनेट में अवेलेबल है जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगा. यहाँ पे देखिए वोल्टेज, ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज का क्या काम होता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करता है ताकि करंट फ्लो करे, तो ये करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है, ठीक है, बेसिकली. और रेजिस्टेंस का काम क्या हुआ? करंट को फ्लो नहीं होने देना. तो ये आपका रेजिस्टेंस महाशय है जो कि करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं. अब वोल्टेज पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह भी करंट को फ्लो करवाते हैं, ठीक है. करंट बेचारा सोच रहा है करेंटली आई एम नॉट ट्रेवलिंग वेरी फास्ट, बेचारा इसको आदत है सुपर फास्ट ट्रेवल करने का, लेकिन रेजिस्टेंस जो है इसमें टांग अड़ा रहा है. तो फिगर काफ़ी अच्छा है आपको आपको ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओम, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये आपका सिंबल हो गया, ठीक है. तो 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर.
नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सेम टॉपिक है, ठीक है, सेम चीज़ है। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आपका जो रेजिस्टेंस अभी जस्ट पढ़े हम लोग, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इसका लेंथ है एल और इसका एरिया भी गिवन है, ये इसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका लेंथ दे दिया एल। तो जो रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का है, ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर का, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? सबसे पहले तो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। मतलब अगर हम लोग लेंथ बढ़ा दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर हम लोग कंडक्टर का लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका मतलब एक एक ये पार्टिकुलर मतलब कि इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एक क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ जाएगा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के, तो इसका मतलब क्या है? लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, मतलब ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। ये अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। तो इसको हम लोग कंबाइन में कैसे लिख सकते हैं? आर जो है प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो ये हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको कंबाइंड में लिख दिए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या किए हम लोग? एक कांस्टेंट जोड़े, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया, ये हो गया आपका एक्चुअल इक्वेशन। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और ये जो रो है, रो इसको बोलते हैं रो, यही हो गया आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो कंडक्टर है वो किस नेचर का है, ठीक है। रो कांस्टेंट होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है वो किस नेचर का है, ठीक है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और रो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, और इसको हम लोग शो करते हैं ऐसे ओम मीटर, ठीक है। अगर आप लोग को यूनिट निकालने में अगर दिक्कत होता होगा तो फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं आप लोग। जैसे ये फिगर है, आर मतलब ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर हम लोग रो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। आर हो गया आपका रेजिस्टेंस, तो इसको हम लोग ओम में शो करते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में शो होता है, और लेंथ मीटर में होता है। तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक काट देंगे तो मीटर बच जाएगा। तो यहाँ से भी आप ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर रेजिस्टिविटी आपका जनरली लेंथ या फिर एरिया के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेंथ अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे या फिर एरिया घटाएंगे बढ़ाएंगे क्रॉस सेक्शन का, तो उससे रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। ये बस चेंज तब करेगा जब आपका चेंजेस आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। फिर अगर मेटल्स और एलॉय का बात करें, मेटल्स मेटल्स तो आप लोग सब समझ रहे हैं। फिर एलॉय, एलॉय मतलब कि जो दो मेटल्स वगैरह से मिलकर बनता है, दो मेटल्स या नॉन मेटल्स, जो सब्सटेंस बनता है वो हो गया एलॉय। तो एलॉय, एलॉय और मेटल में जो है आपका रेजिस्टिविटी का रेंज काफ़ी कम होता है, 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम मीटर, ठीक है। वही रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर में होता है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। तो एक चीज़ हम लोग को समझ में आ रहा है कि इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है उसमें आपका रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के ज़्यादा होने के कारण इसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब वही अगर मेटल्स और एलॉय का बात करें तो 10⁻⁸ टू 10⁻�6 ओम मीटर है, ठीक है। मीन्स कि इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, इसलिए इसमें करंट आराम से फ्लो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो रेजिस्टिविटी जो एलॉय का होता है, ठीक है, वो जनरली हायर रहता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय
एलॉय आप लोग सब समझ रहे हैं ना, दो मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बनता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा मेटल्स से मिलके बनता है, मेटल वन मेटल टू, इससे मिलके एलॉय बनता है। तो एलॉय का जनरली जो रेजिस्टिविटी होता है, मतलब उसका जो रो होता है वो जनरली इससे ज़्यादा होता है, मटेरियल वन, मतलब कि मेटल वन मेटल टू ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है, एलॉय को हम लोग जो है हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जल्दी बर्न नहीं करता है, ठीक है। एलॉय जो है जल्दी ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं करता है हाई टेम्परेचर में भी, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में भी एलॉय को यूज़ करते हैं। जैसे हीटर वगैरह में नाइक्रोम वायर यूज़ होता है, CHRO, भाई सॉरी फॉर द स्पेलिंग्स। नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं हीटर्स में, ठीक है। ये एक एलॉय है, ये जल्दी हाई टेम्परेचर में बर्न नहीं होता है, ठीक है। कॉपर और एल्युमिनियम का भी यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक्चुअली में रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलिए, इसको हम लोग कप्पा से डिनोट करते हैं। ये के जो है आपका, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये तो हम लोग ऊपर जस्ट पढ़े, ठीक है। तो इस रो का रेसिप्रोकल होता है आपका कंडक्टिविटी, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/k इंटू एल बाई ए, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर या फिर मीटर बोलिए, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट। पर ओम को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, तो साइमन पर सेंटीमीटर भी इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है, या फिर साइमन मीटर बोलिए। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपका पर ओम पर सेंटीमीटर भी होगा। महोस उल्टा भी लिख सकते हैं, ओम के जगह महोस होता है, OHM, चूंकि ये आपका, इसको हम लोग महोस पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, ये सब इसका ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। ऐसा यूनिट बेसिकली हम लोग साइमन पर मीटर बोलते हैं, बाकी सब आपका यूनिट्स हो गया, ठीक है। The greater the specific conductance, the more readily does the electrolyte allow the passage of electric current through it, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, उतने ही इजीली इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देगा उसके थ्रू, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, होप you like the lecture, kindly subscribe my YouTube channel